हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। आज हम सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे विद द प्रिंसिपल नंबर 7, दैट इज़ यूज़ ऑफ रीन्यूएबल फीड स्टॉक। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कि जो भी हमें रॉ मटेरियल यूज़ करना है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, उस रॉ मटेरियल को, जो फीड स्टॉक है, उस रॉ मटेरियल को रीन्यूएबल होना चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं ऐसा मटेरियल लेने की जो कि रीन्यूएबल हो रेदर देन डिप्लेटिंग, और टेक्निकली और इकोनॉमिकली प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वर्बली कहते हैं कि हाँ ये यूज़ किया जा सकता है बट प्रैक्टिकली वो ना हो पाए। सो टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली भी प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, मीनिंग टू से द कॉस्ट एंड द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन शुड रिमेन सेम और मे बी लेस फ्रॉम द प्रीवियस वन प्रोसेस। लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो हमें रीन्यूएबल करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे रीन्यूएबल मटेरियल में लेवलिनिक एसिड का। लेवलिनिक एसिड जो है, बहुत सारे जितना हमारा बायोमास वेस्ट होता है, जैसे पेपर मिल्क स्लज हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल अनरिसाइक्लेबल वेस्ट पेपर हो गया, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कुछ इस तरह का बायोमास जो होता है वेस्ट, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। और लेवलिनिक एसिड की जो सुपीरियरिटी वो ये है कि इससे हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बना सकते हैं जो हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम आते हैं। सो लाइक THF हो गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सो लेवलिनिक एसिड इज़ अ कंपाउंड विच इज़ considered to be a renewable feedstock for many processes, और ये बन भी वेस्ट से जाएगा। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर प्रिंसिपल 7. Another example is carbon dioxide feedstock in polycarbonate synthesis. As we know, polycarbonates are more popular nowadays. So carbon dioxide oxide is a good example for renewable feedstock. हार्मफुल नहीं होता है, सारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। और एक और इसमें स्पेसिफिकेशन है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड फीड स्टॉक को लेते हैं तो जिंक कैटलिस्ट के साथ में माइल्डर कंडीशन में फास्टर रिएक्शन हो जाते हैं। सो इट मीन्स दैट इट ऑल्सो एफिशिएंट economically and energetically. So basically these are the two renewable feedstock which are quite important for green chemistry. Now come to principle number 8. According to principle number 8, that unnecessary derivatization, मतलब जब हम किसी भी कंपाउंड को प्रोसेस कन्वर्जन करते हैं एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, या कोई भी प्रोसेस लेते हैं जिसमें हम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस पूरी प्रोसेस में हमें बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। समटाइम वी आर गोइंग टू ब्लॉक अ पर्टिकुलर ग्रुप, प्रोटेक्ट और डी प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो इस तरह के प्रोसेस को अवॉइड करना है जहाँ भी पॉसिबल हो सके। एज वी नो दैट एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऐसे कंपाउंड में हमें बहुत सारी मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस करनी पड़ती है। किसी पर्टिकुलर जगह पे एक फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है, और आफ्टर द रिएक्शन हमें उसको डी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सो दीज ऑल प्रोसेसेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केमिकल विच इज़ अननेसेसरी। सो जहाँ पे भी हो सके हमें इन प्रोसेस को अवॉइड करना है। तो अगर हम इनको अवॉइड करेंगे तो हम जितना भी अननेसेसरी रिएक्शंस हैं उनमें लगने वाली जो कंडीशन और केमिकल्स हैं उनको बचा सकते हैं। सो दैट इज़ द अनदर। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स के रिएक्शन से एमाइड बनाते हैं, सो बेसिकली हमें यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्टेप कराने पड़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में पहले क्लोरिनेशन कराना पड़ता है, उसके बाद एमीन्स से रिएक्शन होती है। सो एमाइड फॉर्मेशन के लिए वी डोंट नीड एनीथिंग लाइक SOCl2 PCl3, कुछ भी नहीं चाहिए अगर हम बोरिक एसिड मीडिएटेड एमिडेशन करें तो। सो दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड फॉर एमिडेशन। अनदर एग्जाम्पल इज़ एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ सिफलैक्सिन। तो सिफलैक्सिन, एज वी नो, सिफलैक्सिन एक एंटीबायोटिक है, न्यूअर ड्रग है एंटीबायोटिक्स में। सो अगर हम सिफलैक्सिन का प्रोसेस देखें तो देयर आर मल्टीपल स्टेप, इतने सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन किया जाता है। तो इतना सारा मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस है, इसको रिड्यूस करके अगर हम एंजाइमेटिक, ये सिर्फ छोटा सा सिंथेसिस है, एक एंजाइमेटिक सिंथेसिस अगर हम ऑप्ट आउट करें, सो इतने
मल्टीपल रिएक्शन यानी कि मल्टीपल डेरिवेटिव फॉर्मेशन से हम बच सकते हैं. सो दिस इज अबाउट डेरिवेटाइजेशन. मिनिमाइजेशन ऑफ केमिकल हम कर रहे हैं प्रिंसिपल 8 के अकॉर्डिंग. ठीक है. नाउ कम टू द प्रिंसिपल 9 विच says that catalytic reagent as selective as possible are superior to stoichiometric reagent. देखिए हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट लेते हैं, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं. दो वे में हम रिएक्शन करा सकते हैं, या तो कैटालिटिक या फिर स्टिक्योमेट्रिक. स्टिक्योमेट्रिक में रिएजेंट पूरा ख़त्म हो जाता है. ठीक है. जो भी हम स्टिक्योमेट्रिक रिएजेंट लेते हैं वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है. बट इन केस ऑफ कैटालिटिक, कैटलिस्ट जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं या फिर बहुत माइल्डर चेंजेस होते हैं. बट कैटालिटिक जो हैं हमारे पास बच जाते हैं लास्ट में, रिएक्शन के एंड में वो केवल रिएक्शन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, बाद में बच जाते हैं. समटाइम्स कैटालिटिक जो हैं, कैटालिटिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें से कैटलिस्ट को वापस रीगेन भी किया जा सकता है. सो दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट कि हम स्टिक्योमेट्रिक की जगह कैटालिटिक रिएजेंट का यूज़ करें, और उसमें भी हम सिलेक्टिव कैटालिटिक रिएजेंट का यूज़ करें. सो सिलेक्टिव से मैं समझती हूँ, मैं आपको मतलब बताऊँ कि क्या होना चाहिए. एक्चुअली जितना हमारा CNS बेस्ड CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके लिए जो कंपाउंड होते हैं उनके सिंथेसिस में कैटालिटिक प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बहुत सारी केमिस्ट्रीज़ को कंबाइन करके हम इस तरह के अप्रोच को लेके आते हैं कैटालिटिक को. इससे क्या होगा, हमारा रिडक्शन होता है, बहुत सारी वेस्ट में रिडक्शन हो जाता है और सॉल्वेंट्स में रिडक्शन हो जाता है. सो कैटलिस्ट आर द कंपाउंड्स विच कैन मॉडिफाई द प्रोसेस फ्रॉम क्लासिकल टू ग्रीन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे डाइसोडियम इमिनो डाइएसिटेट DSIDA का. ये जो कंपाउंड है इसकी प्रिपरेशन में बहुत सारे कंपाउंड्स का यूज़ होता है. यूटिलाइजेशन होता है NH3 का, फॉर्मेल्डिहाइड का, HCN का, HCl का. सो मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस है. ठीक है. तो स्ट्रक्चर प्रोसेस लगा के इसका सिंथेसिस किया जाता है. लेकिन अगर हम इसी कंपाउंड का सिंथेसिस बाय यूजिंग कॉपर एज अ कैटलिस्ट करें, सो द सिंथेसिस इज़ क्वाइट ईजी. ठीक है. और द बेनिफिट, मतलब हम सिलेक्टिविटी की जो बात कर रहे थे, कैटलिटिक सिलेक्टिविटी की, हम कैटलिस्ट कोई और भी लगा सकते हैं. बट इन केस अगर हम कॉपर का कैटलिस्ट लगाते हैं तो क्या होता है, दैट कैटलिस्ट इज सिंपली फिल्टर्ड फ्रॉम द वेस्ट स्ट्रीम. जो वेस्ट का स्ट्रीम है हम उसमें से उसको सिंपली फिल्टर कर सकते हैं, हमें उसका प्योरीफिकेशन भी नहीं करना है. सो कॉपर इज नॉन रिएक्टेड इन फाउंड अनरिएक्टेड फाउंड इन द वेस्ट स्ट्रीम. सो इट इज़ ईजी टू गेट catalyst back for the further reaction by this process. So hope you understand the all three principles and the reactions. Now we will continue the next three principles in the next video. Thank you for watching, and please like, share and subscribe the channel. Thank you.